गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया। वेरी गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करें आज का दिन। क्या था होमवर्क, क्या था बताओ जल्दी से। नोट कर लेते हैं एक बार। ओवन में था 42 से 47। फिर 23 से 35। और O2 में 1 से 4। है ना? चलिए जी, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ओवन में डाउट्स पूछ लीजिए। 43, 44। 43 में क्या डाउट है भाई? ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ रहा है? 43 में देखे तो ए के कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट डबल हो रही है। इसका मतलब ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1, सॉरी, हाँ। और सेकंड और थर्ड में अगर हम देखें तो बी की कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। तो बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0, यानी क्वेश्चन नंबर 43 में कह सकते हो कि रेट इक्वल्स टू के ए की पावर 1। यहां से हमें रेट भी दे रखी है 6.930 इंटू 10 की पावर -6 के। ऐसा कब है? जब ए की कंसंट्रेशन 0.01 है, तो यहां से के की वैल्यू भी आ जाएगी 6.93 इंटू 10 की पावर -4। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फाइंड द रेट आफ्टर 50 मिनट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। ये ध्यान रखना, ये सेकंड इनवर्स में है। तो रेट पूछी गई है आफ्टर 50 मिनट्स, और स्टार्टिंग कंसंट्रेशन कितनी है? ए की 0.5। बी से कोई लेना देना नहीं है हमें। तो रेट का फॉर्मूला होता है के ए नॉट ई की पावर -KT। के की वैल्यू ये है, बट टाइम यहां पर मिनट्स में नहीं, सेकंड्स में पुट करना होगा। पुट कर दो। के की वैल्यू पता है, टाइम 50 इंटू 60, यानी 3000। आंसर निकाल लो। नेक्स्ट। लक्ष्य बेटा, तुम एक काम करो, जेई में देके आ जाऊंगा, तुम क्यों एफर्ट लगाते हो? रहने दो तुम्हारे, तुम रहने दो। नेक्स्ट। अनन्या का कहना है 15 फेब से बोर्ड है। कौन सा बोर्ड बेटा? बहुत सारे बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई। 44 डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैं नहीं बता रहा हूं। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, हो जाएगा।
यश बेटा ना, ये जो तुम चीज पूछ रहे हो कि शीट और मॉड्यूल में क्या डिफरेंस है, ये पहले भी 5 बार बोल चुका हूं, पता है तुम्हें? पहले भी 5 बार बोल चुका हूं, लेकिन अब क्या करो? तुम लगता है कि तुम फालतू हो और टीचर भी तुम्हारे लिए फालतू हो जाए। 47, ये बता देता हूं। क्या दे रखा है? इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H2O2, मतलब 47th क्वेश्चन, मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर है, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस आफ्टर 20 मिनट्स इज 5 लीटर एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन 50 लीटर है। यहां पर हमें ऑक्सीजन का वॉल्यूम दे रखा है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम दे रखा है, और ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है ये एक तरह से H2O प्लस हाफ O2। अगर इसके इनिशियली A मोल्स है तो इनिशियली इसके 0, इसमें से X रिएक्ट करते हैं तो इसके X/2, और अगर ये इनफाइनाइट टाइम का है तो ये हो जाएंगे A/2। जैसे लास्ट क्लास में याद करो, मैं एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर डिस्कस किया था, वहां पर भी क्या हो रहा था, जो NaOH है वो प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो NaOH का जो डेटा था वो प्रोडक्ट यानी एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन या उसके मोल्स के प्रोपोर्शनल था। यहां पर भी हमें ऑक्सीजन का वॉल्यूम दे रखा है, तो इनफाइनाइट टाइम पर ऑक्सीजन का वॉल्यूम जो है, मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम विच इज 50 लीटर। टी टाइम पर ऑक्सीजन का के मोल्स जो है वो उसके वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होंगे, तो टी टाइम पर ऑक्सीजन का वॉल्यूम 5 लीटर, इनफाइनाइट टाइम पर 50 लीटर, उसको X/2 और A/2 के बराबर कर दो। यहां से आपको A की वैल्यू पता चल गई 10, वैल्यू कह दो, प्रोपोर्शनलिटी कह दो, और ये हो गया X की वैल्यू 10 और ये हो गई 100। अब फॉर्मूला लगा दो, A और X की वैल्यू पता चल गई, K इक्वल्स टू 1/20 मिनट्स ln A की वैल्यू 100 अपॉन A माइनस X विच इज 90। नेक्स्ट, सीबीएसई बोर्ड की टेंटेटिव डेट्स 15 फरवरी से है, ठीक है, लगभग इसी तरह से ही रहती है। मोस्टली जो पेपर्स स्टार्ट होते हैं इंग्लिश का है वो थोड़ा टाइम लग जाता है, तो ठीक है, बहुत कन्वीनियंट डेट्स है मेरे हिसाब से। तो डेफिनेटली आप मान के चलिए जो जेई मेंस का एग्जाम होने वाला है वो फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक, मोस्टली फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हो जाएगा। जैसा कि कोविड से पहले हो रहा था वही सब कुछ वैसा ही होने लगेगा। कोविड से पहले मोस्टली 6, 7, 8 जनवरी के आसपास जेई मेंस का एग्जाम होता है। जेई मेंस के एग्जाम होने के बाद प्रैक्टिकल्स के एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, तो 15 जनवरी 20 जनवरी प्रैक्टिकल्स के होते रहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ही होगा। नेक्स्ट, और बोलिए डाउट कंप्लीट इधर 47 तक। चलिए S1 में आ जाते हैं, 23 से 35। S1 में बोलिए। नो डाउट इन S1, बहुत बढ़िया। 28, क्वेश्चन नंबर 28 में वैसे भी देख सकते हो, पहले प्रेशर 4, फिर 3.5, फिर 3, फिर 2.5, एक एपी बन रही है। क्वेश्चन नंबर 28 में एपी बन रही है, और अगर एपी बन रही है मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा? 0 ऑर्डर। तो कह सकते हो वैसे ही, एपी मतलब 0 ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 27 में ध्यान रखना, डेटा जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल पर नहीं है,
इक्वल टाइम इंटरवल पर नहीं है, जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है। वैसे 1/a का डेटा दे रखा है तो कंसंट्रेशन के लिए सबको उल्टा करना पड़ेगा। तो 1/a की कंसंट 1, फिर 0.2, 0.5, फिर 0.25, यूं तो जीपी बनती हुई दिखाई दे रही है क्वेश्चन नंबर 27 में, लेकिन टाइम अलग अलग है। वैसे अब सोचो तो कंसंट्रेशन आधी होने में पहले 5 मिनट लगे, दूसरी बार 10 मिनट लगे, तीसरी बार 20 मिनट लगे। टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है। ऐसा कौन से ऑर्डर में होता है? बिल्कुल सही कहा ध्रुव, सेकंड ऑर्डर में। सेकंड ऑर्डर में। तो क्वेश्चन नंबर 27 सेकंड ऑर्डर, ये एपी जीपी वाली जो तरीके मैंने बताए थे उनको आप यूज कर सकते हो। खैर 27 में एपी जीपी वाला तरीका नहीं है, अलग लॉजिक से हमने सॉल्व किया उसको। तो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ढंग से करो, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मैं सीरियसली कह रहा हूं, चैप्टर को समझना है, पढ़ने के बाद क्वेश्चंस करो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि चैप्टर कितना आता है। और अल्टीमेटली ये क्वेश्चंस होने चाहिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन हो रहे हैं तो जेई में आपको रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी सारी चीजें साइड में, ये क्वेश्चन हो रहे हैं तो जेई में रैंक आएगी, 100% आएगी, ये कंफर्म है। 29th में भी पहले ऑर्डर निकालना है, फॉर्मूला लगाओ फर्स्ट ऑर्डर का। वैसे परसेंटेज में जब भी डेटा दे रखा तो मान के चलो वो फर्स्ट ऑर्डर ही होगा। तो 53 मिनट्स में रिएक्शन कितनी हो गई? 53 मिनट्स में 50% रिएक्शन हो गई। 50% हो गई मतलब 100 का आधा रह गया। और 100 मिनट्स में रिएक्शन कितने परसेंट हो गई? 75%, नहीं 73%। बचा कितना? 27। दोनों से के निकालो, अगर के की वैल्यू सेम है तो फर्स्ट ऑर्डर। उसके बाद थर्ड पार्ट पूछा जा रहा है, हंड्रेड मिनट्स में कितनी रिएक्शन होगी, कितना डीकंपोज होगा। तो ऊपर डेटा ही दे रखा है, 100 मिनट्स में 73% रिएक्शन हो रही है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है। 100 मिनट्स में 73% रिएक्शन हो रही है, तो इसका 73% डीकंपोज हो जाएगा। आंसर 73% इसका डीकंपोज हो जाएगा। परसेंटेज में पूछा तो 70%, अमाउंट पूछा तो इसको 73% से मल्टीप्लाई कर दो। हिट एंड ट्रायल इसी तो लिए तो कर रहे हैं बेटा 2 बार। नेक्स्ट, कहां से कहां तक थे? 35 तक। 35 तक और वॉली डाउट्स? 32 में आंसर आ रहा है क्या, या गलत आंसर आ रहा है? मतलब जो पीछे दे रखा या तो उसका डबल आ रहा है या उसका हाफ आ रहा है। 32 मैसेज चले गए। 32 में मुझे बताओ आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा? मतलब जो पीछे दे रखा उसका या तो डबल आ रहा है या हाफ, इस तरह से, मतलब डबल आ रहा होगा, डबल आ रहा है। थर्टी वन नहीं बता रहा हूं, 31 खुद करो। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। 32 में वैसे देखा जाए तो क्या है, हमें डेटा जो दे रखा है 30 मिनट्स पर और इनफाइनाइट टाइम पर प्रेशर जो है 584.5 284.5 प्रेशर। यानी आपको एक तो पीटी दे रखा है और पी इंफिनिटी दे रखा है। पीटी और पी इंफिनिटी दे रखा है, वो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। मैं रिएक्शन को ऐसे लिख रहा हूं, 2a कन्वर्टिंग इनटू 4b प्लस सी। यहां पर इनिशियली इसका प्रेशर पी ए नॉट
माइनस एक्स करोगे तो ये 2x और ये x/2, इन्फानाइट टाइम पर ये 0, ये 2 pa0 और ये pa0/2। इन्फानाइट टाइम और इससे इक्वेशन बनाओ, pa0 और x आ जाएगा, और pa0 और x आ गया, उसको पुट कर दो 1/t ln pa0 माइनस pa0 अपॉन pa0 माइनस x। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। क्यों ये फाइनल आंसर नहीं है, कोई बता सकता है यहां पर? ये फाइनल आंसर क्यों नहीं है, जबकि रेट कांस्टेंट तो आ गया? कोई बताएगा ये फाइनल आंसर क्यों नहीं है? बिल्कुल सही कहा हर्षित, कार्तिक। बिकॉज जो हम ये फॉर्मूले जितने भी डिराइव करते हैं उसमें रेट कांस्टेंट हमारा विथ रिस्पेक्ट टू ए होता है, और यहां पूछा है विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्शन, तो विथ रेस्पेक्ट टू ए जो है उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो ये जो क्या आएगा उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। राइट, रिएक्शन दे रखी है, मैं आपको बता दूं ऐसा ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, लगभग वैसा ही क्वेश्चन जेई एडवांस 2019 में आ चुका है। 2019 में सेम रिएक्शन N2O5 पर क्वेश्चन आया हुआ है जेई एडवांस में, और उन्होंने यहां पर रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन दे रखा था। रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन बहुतों ने उसको डायरेक्टली यूज कर लिया, जबकि जो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके यूज करना पड़ेगा। तो जेई 2019 में इसी पर क्वेश्चन आया हुआ है, उसके बाद फिर से एक और क्वेश्चन आया जेई 2021 में। तो इस कॉन्सेप्ट पर जो मैं बता रहा हूं उस पर 2 बार क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। जेई मेंस में भी आया, मुझे दिख तो नहीं रहा, अभी मिला नहीं मेरे को, बट मेरे हिसाब से जेई मेंस में भी आए हैं क्वेश्चन। देख रहा हूं एक बार क्वेश्चन कहीं दिख जाए मुझे जेई मेंस में। जेई मेंस 2019 जनवरी में आया हुआ है। शीट में क्वेश्चन नंबर 21, शीट में क्वेश्चन नंबर 21 है जेई मेंस का, 2019 जनवरी। जहां जहां स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ और होंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 21 में 2a+b, यहां पर भी हाफ लाइफ टाइम बताना है। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और बोलिए। 35 तक दिए थे ना?
बाकी तो फॉर्मूले लगाने हैं। 35 डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो बेटा। लास्ट क्लास में पूरा फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, तो अब करना ही क्या है, 1/t वी इंफिनिटी 0.03 माइनस वी नॉट विच इज 19.24 डिवाइडेड बाय वी इंफिनिटी माइनस वी टी। कोई एक टाइम का डेटा यूज कर लो, सॉल्व कर लो। 2 बार करना पड़ेगा, हो जाएगा। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब रेट कांस्टेंट, और क्या कांस्टेंट हो सकता है, उसी को रेट कांस्टेंट को ही वेलोसिटी कांस्टेंट बोल रहे हैं। नेक्स्ट 24 नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो। उसके बाद O2 1 से लेके 4 तक दिए थे मैंने, 4 क्वेश्चन दिए थे, मात्र 4 क्वेश्चन दिए थे। बोलिए जल्दी से। मैंने यहां पर क्या बोला, जब बेटा डिस्कस करे ना, केवल केमिस्ट्री की बात करो, क्योंकि यहां पर हर एक के पास अदर देन केमिस्ट्री अपना एक दो क्वेश्चन होता है। एक चीज मैं बताऊं तैयारी, एक और चीज जो मैंने एक्सपीरियंस की है, एक और बात ध्यान रखना, अगर जेई की तैयारी सही सही तरह से कर रहे हो, तो जब तुम कभी भी टीचर से बात करो ना, 10 में से कम 9 क्वेश्चन सब्जेक्ट रिलेटेड होने चाहिए। 9 मैसेज चले गए। एक क्वेश्चन अदर देन सब्जेक्ट रिलेटेड, यानी सब्जेक्ट सर ये क्वेश्चन में ऐसे क्यों किया, ऐसे कर लें, के की वैल्यू कैसे निकालें, ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये नहीं समझ में आया, इसको ऐसे सोचे तो क्या होगा। 10 में से 9 क्वेश्चन आपके ऐसे होने चाहिए। एक क्वेश्चन की सर जेई की तैयारी कैसे करूं, स्पीड कैसे बढ़ाऊं, नींद ज्यादा आती है, बैकलॉग कैसे कवर करूं, ये 10 में से एक होना चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि यहां पर मैं देखता हूं सीट डिस्कशन हो रहा होता, उसको किसी से मतलब नहीं होता, वो लगता सर ये तो छोड़ो, आप तो जेई में रैंक कैसे लाऊंगा, जेई में रैंक कैसे आ जाए, ये सीट डिस्कशन साइड में, सर आप तो बताओ जेई में रैंक कैसे आई। उन्हें अदर देन सब्जेक्ट सारे डाउट्स आते हैं, सर ये बता दो, ये समझा दो, ये समझा दो, बट सब्जेक्ट की बात मत करो। राइट फिर कुछ नहीं हो सकता बेटा, तुम वो बात ही मत करो, क्योंकि उन बातों से कुछ नहीं होगा। गॉट इट। चलो देवेश, वीटी कौन सा, वीटी फॉर्मूला लगा दे, वी इंफिनिटी माइनस वी नॉट अपॉन वी इंफिनिटी माइनस वी टी। लास्ट क्लास में डिराइव किया था हमने फॉर्मूला। O2 का सेकंड क्वेश्चन, O2 का सेकंड क्वेश्चन, ये ना फर्स्ट ऑर्डर है ना सेकंड ऑर्डर है, ये हाफ ऑर्डर है। तो अब आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेट करो, या डायरेक्ट जो हमने nth ऑर्डर का फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें वैल्यूज पुट कर दो। जो nth ऑर्डर का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था उसमें वैल्यूज भी पुट कर सकते हो, और फिर ऑप्शन सारे 1 बाय 1 करके चेक करो। फर्स्ट ऑप्शन आई थिंक सही है, हाँ या ना, बिल्कुल सही है फर्स्ट ऑप्शन। तो यहां पर ये एक्सप्रेशन सही है, के टी इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ए नॉट माइनस अंडर रूट ए टी। अब अगर मैं अंडर रूट 80 वर्सेस टी का कर्व प्लॉट करूंगा तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा जिसका स्लोप नेगेटिव होगा, तो बी ऑप्शन भी सही हो गया। हाफ लाइफ के लिए क्या करना होगा, ये 80 की वैल्यू ए नॉट बाई 2, उसको रीअरेंज करो, उसको रीअरेंज करो, 80 की वैल्यू ए नॉट बाई 2 हो जाएगी,
तो यार √2 वाली टर्म आएगी। अब उसको आपको मैनेज करना है यार। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है इसमें? आगरा, बॉम्बे, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है आगरा, बॉम्बे, दिल्ली। तो टी हाफ का फॉर्मूला यहां से अगर मैं निकालता हूं तो 2√A0 तो कॉमन आ जाएगा, √A0 कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या? 1 - 1/√2। लेकिन जब T3/4 निकालोगे, जब T3/4 निकालोगे, ये तो कौन सा टाइम हुआ? टी हाफ। जब T3/4 निकालोगे तो 2√A0 कॉमन और 1 माइनस ये 1/4 रह गया तो 1/2 रह जाएगा। तो उस केस में आंसर मैच कर रहा है। नहीं, केवल फॉर्मूले लगाने भाई, केवल फॉर्मूले लगाने। सामने आंसर ये टी हाफ, ये T3/5 और चेक कर लो कौन सा सही है। थर्ड का सी और डी ऑप्शन में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सब बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो यहां पर अब हमें देखा 2A + B कन्वर्टिंग इनटू C, अगर इनिशियली स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट में है तो मतलब इसके 2A तो इसके A मोल्स 1:2 के रेशियो में, स्टोइक्योमेट्रिक प्रोपोर्शन में है मतलब 1:2 के रेशियो में, तो इसके A तो इसके 2A। 1 और 2 भी मान सकते हो ताकि ज्यादा कैलकुलेशन ना रहे, 1 और 2 भी मान सकते हैं। अब इसमें से X रिएक्ट करेगा, इसमें से X तो इसमें से 2X रिएक्ट करेगा, तो किसी भी टाइम पर रेट क्या होगी? ये X dC/dt, तो यानी dx/dt इक्वल्स टू K। A की कंसेंट्रेशन 2 - 2x की पावर 1 और इधर 1 - x की पावर -1, ये 2 कॉमन आ जाएगा तो ये केवल 2K बचेगा, बाकी तो हट गया। यानी यहां पर देखा जाए तो ये जीरो ऑर्डर वाला एक्सप्रेशन हो गया, ये एक जीरो ऑर्डर वाला एक्सप्रेशन हो गया। इंटीग्रेट कर दो, x इक्वल्स टू 2KT, ये x कंसंट्रेशन और XC क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ C। X इज कंसंट्रेशन ऑफ C, इसीलिए कैलकाटा सही है, दिल्ली गलत है। और C की कंसंट्रेशन टाइम के साथ लीनियरली बदल रही, जीरो ऑर्डर है, ये लीनियरली बढ़ेंगे, ये दोनों लीनियरली कम होंगे। A की कंसंट्रेशन लीनियरली कम होगी, B की भी लीनियरली कम होगी, C की लीनियरली बढ़ेगी। और सिंस जीरो ऑर्डर है तो इसीलिए K की यूनिट वही होगी जो रेट की यूनिट होगी। मजेदार क्वेश्चन है भाई, मजेदार। ढंग से करो, मजा आना चाहिए। अगर वो मजा नहीं आ रहा ना तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। करके वो खुशी मिलनी चाहिए कि यस आई हैव डन समथिंग, वो लगना चाहिए कि मैंने कुछ किया है। यस, दीज आर दी क्वेश्चंस जिसमें लगना चाहिए कि हमने कुछ किया है। अच्छा फील अपने आप आएगा, अगर अच्छा फील अपने आप आएगा वो मोटिवेट भी करेगा, खुद को अपने आप को मोटिवेट करेगा। बहुत बढ़िया। आलेख का कहना है कि O2 के सारे क्वेश्चन बन गए हैं। फिर देखो आलेख देखना, जेई एडवांस करने में भी कितना मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इसी तरह से, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। P0 PT P इंफिनिटी, P0 PT P इंफिनिटी। चलिए डन। तो लास्ट क्लास में हमने एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर तक कर लिया था।
मैं आपको फिर से बता दूं बेटा, ये जो शीट है ना, ये कर लो यार, सीरियसली बता रहा हूं। मैं इतना इसलिए बोल रहा हूं, इवन इस साल मैंने शीट को थोड़ा और रिफाइंड किया, यूं कह दो, थोड़ा सीक्वेंस में, अच्छी तरह से सीक्वेंस में किया है, कुछ क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं, ताकि हर एक पॉइंट पर क्वेश्चन मिले। जो कॉन्सेप्ट है, हर कॉन्सेप्ट पर कोई ना कोई क्वेश्चन हो, ताकि वो कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करे आपकी। वो एक कॉन्सेप्ट और अच्छा समझ में आ जाता है अगर हम उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, केवल पढ़ने से नहीं, क्वेश्चन करने से और अच्छी तरह से समझ में आता है। सीरियसली S1 O1 कर लो, जेई मेंस में तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, इवन जेई एडवांस भी हो जाएगा आपका, ये भी एक अच्छी बात, यानी जेई एडवांस में भी सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप S1 O1 को बहुत अच्छी तरह से कर लेते हो तो। लेकिन अगर आपने जेई एडवांस्ड, O2 S2 ये कर लिया ना, तो फिर तो रॉकेट लगेगा आपकी रैंक पर, भगोगे आप रॉकेट की तरह, सीरियसली बता रहा हूं। ये लिख के ले लो बेटा। और इस बार जितने भी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे मैं मिला हूं, अगर फिजिकल का पेपर देखोगे तो इट वाज नॉट इजी। मैं बहुत फिजिकल का पेपर आसान नहीं था, लेकिन तुम लोग बहुतों को जानते हो, पूछ सकते हो। बहुत सारे बच्चों के मार्क्स अच्छे आए केमिस्ट्री में, अराउंड 100, 96, 9, इस तरह से 100 से भी ज्यादा आए अगर एस कम। लेकिन उसमें भी फिजिकल में बहुत अच्छा है। मैं कोई देखो फिजिकल ऑर्गेनिक इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट अपने आप में अलग होता है, बट जितने फिजिकल के क्वेश्चंस आए वो बहुत सारे किए हैं, वो बहुत सारे हुए हैं। हर सब्जेक्ट की अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी पावर होती है। मैं अपने केवल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्फिडेंस के साथ, और टफ टफ क्वेश्चन भी बच्चे करके आए हैं। टफ टफ क्वेश्चन भी बच्चे करके आए जिन्हें देख कर लगता है अरे यार ये, लेकिन वो करके आए, वो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। मुझे थर्मोडायनेमिक्स से, जैसे मैंने बताया ना, इस बार किरचॉफ इक्वेशन तक के क्वेश्चन आए थे, ग्राफ पर क्वेश्चन आए थे, एंट्रोपी के ग्राफ पर। एक बार तो देख के लगा मुझे भी, अरे मतलब एक लगता ना कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। लेकिन स्टूडेंट्स करके आए हैं भाई एग्जाम में, और एक नहीं, दो नहीं, बहुतों ने किए हैं। एक दो नहीं, बहुतों ने किए हैं वो क्वेश्चंस। आसान नहीं हो, जस्ट प्रैक्टिस। तो बस यही कहूंगा यार, करते रहो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। मैं हूं यहां डिस्कस करने के लिए, इससे ज्यादा कोई टीचर कुछ नहीं कर सकता। वो आपको बता सकता है, ये कॉन्सेप्ट बता सकता है, आपके डाउट्स जो शीट के हैं वो डिस्कस कर सकता है, दैट्स इट। हम्म। तो लास्ट टाइम, और हर चीज हम पढ़ रहे हैं, अगर आप नोट्स कहीं से उठाओगे, और ऐसा नहीं कि हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, सब रिलेवेंट चीजें ही पढ़ रहे हैं, जो जेई से रिलेवेंट है वही पढ़ रहे हैं। आदित्य यार, अपने नाम को खराब मत करो, अच्छे क्वेश्चन पूछो थोड़े से, है ना। इस आदित्य नाम को बदनाम मत करो। एक आदित्य पता नहीं कितने आदित्य को बदनाम करेगा। तो इसलिए थोड़े लेवल के क्वेश्चन पूछो, समझो। हम्म। अब थर्ड पार्ट पर मैं आ रहा हूं, आफ्टर आफ्टर द एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। थर्ड पार्ट पर मैं आ रहा हूं, बाय ऑप्टिकल रोटेशन। जस्ट अ मिनट।
सोनू वापस से सुनना, थोड़ा सा उसे देखना टाइट्रेशन वाले को। कन्हैया का कहना है कि सर क्वेश्चन तो बन जाते हैं लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगता है। हाँ, जब मैंने कार चलाना सीखा था ना बेटा, तो मैं कार को पता है 15, 20, 25, 30 की स्पीड पे चलाता था। 30 की स्पीड पे भी लगता था कहीं टकरा ना जाए, बहुत डर लगता था। 6 महीने के बाद थोड़ी 50, 60 की स्पीड पर आया, फिर 3, 4 महीने और लगे, तब जाके कहीं 80, 90 की स्पीड पर कार चलाने लगा। सीधी सी बात है, स्पीड बढ़ानी है और प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी स्पीड बढ़ती जाएगी। दैट्स इट। नाउ बाय ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन आपको पता है, पढ़ भी चुके होंगे, ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? एक तो कंसंट्रेशन, अगर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है तो उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है रोटेशन, और एक जिस सॉल्यूशन के थ्रू लाइट पास हो रही है उसकी लेंथ पर भी डिपेंड करता है। राइट, कंसंट्रेशन और लेंथ। और यहां पर अगर हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाल दें आर नोट, तो इसको बोला जाता है स्पेसिफिक रोटेशन। राइट, स्पेसिफिक रोटेशन, जो कि किसी के लिए प्लस होता है, किसी के लिए माइनस होता है। अच्छा, प्लस वाले को क्या बोलते हैं? कुछ डेक्स्ट्रो लीवो कुछ बोलते हैं ना, क्या बोलते हो प्लस? अदिति का कहना है सर आपके पास उतना टाइम था ना, हमारे पास उतना टाइम है कहाँ। वेरी गुड अदिति जी, बट मैं आपको बता दूं जितना भी टाइम है वो आपको पता है। क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स लगा सकते हैं। आप 2 महीने की प्लानिंग मत सोचो, 1 महीने की मत सोचो, आप तो ये सोचो कि पर डे आपको कितने आवर्स पढ़ने हैं। दैट्स इट। आप मैक्सिमाइज करो उसको, कोशिश करो 12 आवर्स, 13 आवर्स, मिनिमम 12 आवर्स तो 12th वालों को पढ़ने होंगे, मिनिमम 12 इंक्लूडिंग क्लासेस। और बढ़ो, अगर आपको लगता है आपकी स्पीड स्लो है, 12 की जगह 13, 13 की जगह 14 आवर्स करो। क्योंकि मैं जेई को तो पोस्टपोन कर नहीं सकता, जेई तो फिक्स है देखो बेटा। और आपके लिए नहीं, सबके लिए ही उतना ही टाइम है। जो 11 से स्टार्ट कर रहा है, मोस्टली सब 11 से ही करना स्टार्ट करते हैं ज्यादातर, तो आपका भी पास उतना ही टाइम है, सबके पास उतना ही टाइम है। अब इस टाइम को जो सही ढंग से यूटिलाइज करेगा, ही विल बी दी विनर, ही और शी विल बी दी विनर। तो बस अब आप लगो 10, 12, 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, वो जुनून होना चाहिए बस। स्कूल वाले क्या करें उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता भाई, सॉरी। बहुत बार बीच बीच में आता रहता है, मैं उन स्कूल पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। उनका आंसर आप सबको पहले से ही पता है। मैं तो यहां पर आर स्पेसिफिक रोटेशन, प्लस वाले डेक्स्ट्रो, माइनस वाले लियो। यानी स्पेसिफिक सॉरी रोटेशन जो होता है वो कंसंट्रेशन, लेंथ और स्पेसिफिक रोटेशन पर डिपेंड करता है। यहां पर हमारे केस में ये जो लेंथ है ना, वो तो हम बदलेंगे नहीं। जब भी सॉल्यूशन की जो लेंथ हम लेंगे जिसके थ्रू प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास हो रही है, वो उतनी ही रहेगी। तो फाइनली जब रेशियो लेंगे तो ये लेंथ वाली जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। इसलिए अब मैं लेंथ को लिखूंगा ही नहीं, लेंथ वाली टर्म लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली रेशियो लेते वक्त ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहां पर भी आप कह सकते हो कि जो रोटेशन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। राइट, अब क्वेश्चन क्या आएंगे मैं उसकी बात करता हूं। तो फिर से एक क्वेश्चन की लैंग्वेज यहां पर आपको बता रहा हूं, फिर से एक क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन की लैंग्वेज यह है कि फॉर दी
यानी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसे हम इवन कहते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, केन शुगर का मतलब होता है सुक्रोज, C12H22O11 सुक्रोज, और इसका हाइड्रोलाइसिस जब होता है तो ये सुक्रोज कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये सब शुगर ही है, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये ऑल दीज आर शुगर, राइट। जो आज बहुत बार हम कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं शुगरलेस, उसमें भी शुगर होती है भाई, वो फ्रक्टोज होती है, क्वांटिटी कम होती है, उसको जनता शुगरलेस बोल देती है। बट फ्रक्टोज के अपने साइड इफेक्ट भी होते हैं। फ्रक्टोज में ये होता है कि कम क्वांटिटी में ही स्वीटनेस ज्यादा आती है, तो ये एक एडवांटेज है, बट उसके डिसएडवांटेज भी है। शुगर फ्री ये बहुत बहुत बड़ा यूं कह दो कि सब है ना स्कैम टाइप में शायद बोल सकता हूं, दो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस पर, कि वो लिखते हैं शुगर फ्री, लेकिन वो कोई शुगर फ्री नहीं होता है, उसमें फ्रक्टोज होती है, वो उसके और अपने दूसरे इश्यूज भी होते हैं। तो खैर वो एक अलग बात हो गई, जस्ट एक हिंट मैंने दिया। ये सुक्रोज कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, यस ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन और ये दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव है, दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव है। बट क्या ये दोनों इनेंशियोमर्स है? क्या ये दोनों इनेंशियोमर्स हैं? रिची ने पूछा डायबिटीज वाला कौन सा होता है? डायबिटीज वाला मतलब डायबिटीज को जो डायबिटीज करता है वो, या डायबिटीज नहीं करता वो? चलो वापस इस पर आते हैं। देखो डायबिटीज जिनको है ना किसी भी फॉर्म में शुगर जो है नेचुरल ये आर्टिफिशियल, सब जिनको डायबिटीज है किसी भी फॉर्म में मीठा सही नहीं है। ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात है कि ये अच्छा है ये अच्छा है, सब किसी भी फॉर्म में आप शुगर लो, अगर डायबिटीज है तो वो खराब है। डायबिटीज है तो देर इज ओनली वन ऑप्शन, शुगर छोड़ दो, कम कर दो, छोड़ दो, दैट्स इट। बाकी डॉक्टर से सलाह ले, मैं डॉक्टर नहीं हूं। हाँ, तो ये इनेंशियोमर्स नहीं, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, दोनों का स्ट्रक्चर जो है अलग अलग होता है। बट अब मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिखूंगा, सुक्रोज कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, सुक्रोज कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। यहां पर यानी वाटर को नहीं लिखा, अंडरस्टूड है, यहां पर वाटर इन्वॉल्व है लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं, और ये तीनों ही ऑप्टिकली एक्टिव है, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ऑल थ्री आर ऑप्टिकली एक्टिव। इसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्यों बोला जाता है वो लॉजिक बताता हूं। ये जो सुक्रोज होता है ना, इसका स्पेसिफिक रोटेशन ये प्लस में होता है, यानी RS0। ग्लूकोज का भी प्लस में होता है, RG ग्लूकोज है इसलिए, लेकिन फ्रक्टोज का माइनस होता है, और फ्रक्टोज का स्पेसिफिक रोटेशन ज्यादा नेगेटिव होता है, यानी मैग्नीट्यूड वाइज ये ग्लूकोज से ज्यादा नेगेटिव होता है। तो स्टार्टिंग में अगर रोटेशन प्लस में है, स्टार्टिंग में रोटेशन प्लस में है, तो एट द एंड सुक्रोज तो गायब हो जाएगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की कंसेंट्रेशन सेम होगी, लेकिन फ्रक्टोज के कारण रोटेशन डोमिनेट करेगा क्योंकि इसका स्पेसिफिक रोटेशन ज्यादा है, तो फाइनली रोटेशन नेगेटिव हो जाता है। यानी स्टार्टिंग में जो रोटेशन प्लस में था, रिएक्शन के कंप्लीट होने पर वो नेगेटिव हो जाता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। दिस इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ये जनरल बातें मैं बता रहा हूं, इससे रिलेटेड अभी काइनेटिक्स की भी बातें करेंगे, ये तो जनरल इंफॉर्मेशन है कि इसका नाम ऐसा क्यों, राइट। और इसमें एक एंजाइम भी यूज होता है, वो भी हमें पता होना चाहिए, इन्वर्टेज, इन्वर्जन के लिए इन्वर्टेज एंजाइम भी यूज होता है, जो कि सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। अब यहां पर ये जो रिएक्शन है, ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है,
और इसमें रिएक्शन की जो रेट होती है वो सुक्रोज की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। यानी आपको सुक्रोज की इनिशियल कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए और सुक्रोज की टाइम टी पर कंसंट्रेशन, मतलब वही 1/t ln। अगर सुक्रोज की इनिशियल कंसंट्रेशन ए है तो टाइम टी पर कंसंट्रेशन को a माइनस एक्स लिख सकते हो, मतलब a0/at या a/a-x। ये एज ए फैक्ट अब पता होना चाहिए कि हाँ ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसका कैसे रेट कांस्टेंट निकाला जाए, तो यहां पर अब हम क्या करते हैं, कंटेनर में ये रिएक्शन हो रही है, सुनना मेरी बात, एक कंटेनर में ये रिएक्शन हो रही है, वहां से सैंपल निकालो और उस सैंपल का रोटेशन एक्सपेरिमेंटली मेजर करो। ये एक्सपेरिमेंटल रोटेशन कैसे मेजर होगा, इसके लिए पूरे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो कि लाइट का एंगल बता देते हैं कि कितने एंगल से वो लाइट रोटेट हो रही है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से सैंपल निकालेंगे, उसको एक छोटे से बीकर में भरेंगे और उसका ऑप्टिकल रोटेशन मेजर करेंगे। फिर 10 मिनट्स के बाद फिर से सैंपल निकाला, तब तक इन तीनों की कंसंट्रेशन उसमें चेंज हो जाएगी, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज हो गई तो उसके कारण ऑप्टिकल रोटेशन भी चेंज हो जाएगा। फिर टी टाइम, फिर इन्फानाइट टाइम, इस तरह से अलग अलग टाइम पर हमारे पास किसका डेटा होगा, ऑप्टिकल रोटेशन का। यस, पोलरीमीटर उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं, बिल्कुल सही बताया आयुष ने, बढ़िया जी बढ़िया। तो पोलरीमीटर जो होता है उसके थ्रू हम ऑप्टिकल रोटेशन मेजर कर सकते हैं। अब उस डेटा से हमें ये के निकालना है, तो क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या होगी, t इक्वल्स टू 0, टाइम t और इनफाइनाइट टाइम पर रोटेशन हमें गिवन होगा, और रोटेशन का डेटा दे रखा है r0, rt, r इंफिनिटी। इस बार प्रेशर नहीं दे रखा, इस बार टाइट्रेशन रीडिंग्स नहीं दे रखी है, इस बार आपको क्या दे रखा है, ऑप्टिकल रोटेशन। अब करना कैसे है उस पर आते हैं। सुक्रोज कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन ए, इसकी 0, इसकी 0, टाइम टी पर a माइनस एक्स, एक्स और x, इनफाइनाइट टाइम पर 0, इसकी कंसंट्रेशन a और a। अब जैसे इक्वेशन बना रहे थे वैसे ही बनानी है यार, बस अब यहां पर ये देखना है कि रोटेशन एक तो कंसंट्रेशन और एक स्पेसिफिक रोटेशन दोनों पर डिपेंड करेगा। तो t इक्वल्स टू 0 पर जो सॉल्यूशन है उसका रोटेशन कितना, r0, और t इक्वल्स टू 0 पर सॉल्यूशन में तो केवल सुक्रोज ही है, तो जो भी रोटेशन होगा वो सुक्रोज के कारण ही होगा, यानी rs0 और सुक्रोज की कंसंट्रेशन a। लेंथ नहीं लिखी मैंने, लेंथ नहीं लिखी, तो ये जो रोटेशन है वो तो केवल सुक्रोज के कारण होगा, इनिशियली सुक्रोज की कंसंट्रेशन a, तो रोटेशन इतना होगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। टाइम t पर क्या गलत लिख दिया भाई, क्या गलत लिख दिया, t तो लिखा है k इक्वल्स टू 1/t ln। अरे भाई यहां t लिख दो, इसमें कौन सा संचित, बस t टाइम पर जो रोटेशन है, t टाइम पर जो रोटेशन है वो क्या होगा, किस किस के कारण होगा, सुक्रोज के कारण भी होगा, ग्लूकोज के कारण भी होगा, फ्रक्टोज के कारण भी होगा, तो टोटल तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सुक्रोज के कारण कितना होगा, rs0, सुक्रोज की कंसंट्रेशन a माइनस एक्स, ग्लूकोज के कारण rg0, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन x, फ्रक्टोज के कारण rf0 इंटू एक्स। ध्यान रखना ये फ्रक्टोज की वैल्यू नेगेटिव आएगी, अभी नेगेटिव नहीं पुट करोगे, rf0 की वैल्यू नेगेटिव होगी। संचित कह रहा है एक तो गलती मिली गलती से, चलिए भाई मान लिया, बस सही लिखना था मुझे। ये इक्वेशन नंबर 3 नहीं, इक्वेशन नंबर 2। और एक और इक्वेशन इनफाइनाइट टाइम पर। अब आप ये बताओ इनफाइनाइट टाइम की इक्वेशन क्या होगी, वो आपको बताना है।
सुनना वापस देवेश, एल कहां गया? सुनना, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। वर्धन, ध्रुव, देवांश, बहुतों ने लिखा है, वेरी गुड वेरी गुड। मजा आता है जब ऐसे रिप्लाई आते हैं ना, तो दिल खुश हो जाता है। और धनाधन रिप्लाई आते हैं, धनाधन रिप्लाई आते हैं, खट 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 खट। सही बात है। बहुत बार तो इवन ऑफलाइन में भी 4 बार पूछना पड़ता है, कोई बताता नहीं है, पास में जा जाके देखना पड़ता है, भाई तुम्हारा आंसर क्या है, तुम्हारा आंसर क्या आया, या खटखट 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 दाइन से आंसर आ रहे हैं। गुड। राइट, तो आर जी ए प्लस आर एफ ए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जो भी इनकी कंसेंट्रेशन, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3। चाहिए क्या आपको? ए और एक्स की वैल्यू, ए और एक्स की वैल्यू। अगर आपको ये स्पेसिफिक रोटेशन क्वेश्चन में दे रखे हैं ना, तो कुछ करना ही नहीं है यार। इवन तीनों डेटा की भी जरूरत नहीं है। अगर स्पेसिफिक रोटेशन क्वेश्चन में दे रखे हैं ना, तो स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यूज पुट कर दो, यहां से ए आ जाएगा या यहां से आ जाएगा, दोनों में से किसी एक से भी काम हो जाएगा। अगर स्पेसिफिक रोटेशन का डेटा दे रखा है, ए की वैल्यू आ गई, यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो, ए और एक्स की वैल्यू आ गई, रेट कांस्टेंट आ जाएगा, खत्म। हाँ, लेकिन अगर स्पेसिफिक रोटेशन नहीं दे रखें, हो सकता है ऐसा, अगर स्पेसिफिक रोटेशन नहीं दे रखें, तो ये आर नोट, आर टी, आर इंफिनिटी तीनों डेटा गिवन होंगे, क्योंकि इन तीनों की हेल्प से हम स्पेसिफिक रोटेशन को गायब कर सकते हैं। हम इनको रीअरेंज करें तो यहां से ये स्पेसिफिक रोटेशन गायब हो जाएंगे। कैसे गायब हो जाएंगे वो बताता हूं। तो बाय इक्वेशन 1, यानी बाय इक्वेशन 3 माइनस 1, थर्ड में से फर्स्ट को माइनस करें तो आर इंफिनिटी माइनस आर नोट, इसको माइनस किया, ए तो कॉमन आ गया, माइनस आर एस नोट प्लस आर जी नोट प्लस आर एफ नोट। और इक्वेशन 2 को रीअरेंज कर रहा हूं बाय इक्वेशन 2, बाय इक्वेशन 2 इसको ओपन करें। सुनना अच्छी तरह से, इधर देख लो पहले, सभी लिखना रुक जाओ, 2 मिनट बाद लिखना। आर एस नोट इंटू ए, इस ब्रैकेट को ओपन किया तो आर एस नोट इंटू ए को मैं क्या लिख दूंगा? आर नोट। वो आर नोट इधर आ गया तो आर टी माइनस आर नोट, आर टी माइनस आर नोट, और इधर क्या बचा? एक्स 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 एक्स, तो माइनस आर एस नोट प्लस आर जी नोट प्लस आर एफ नोट। आपको किसकी वैल्यू चाहिए? ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो एक काम करो, अब इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये आर नोट वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, आर इंफिनिटी माइनस आर टी, ए माइनस एक्स आ जाएगा, और बाकी ये सब कॉमन, माइनस आर एस नोट प्लस आर जी नोट प्लस आर एफ नोट। क्या किया समझ में आया? मैंने नंबरिंग कर देता हूं, ये 4, ये 5 और ये 6। 6 कैसे आई पता आपको? 6 कैसे आई? 4 में से 5 को माइनस कर दिया। अब आपको क्या चाहिए? ए अपॉन ए माइनस एक्स, रेशियो ले लो, ए अपॉन ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर टी माइनस आर, सॉरी, आर इंफिनिटी माइनस आर नोट अपॉन आर इंफिनिटी माइनस आर टी, और पुट कर, यानी वही फॉर्मूला आया है। देखा जाए तो लगभग वैसा ही फॉर्मूला है जो वॉल्यूम वाले केस में था, वी इंफिनिटी माइनस वी नॉट अपॉन वी इंफिनिटी माइनस वी टी। यहां पर भी वही आ रहा है, यहां पर भी वही आ रहा है, तो याद करना आसान हो जाएगा। यानी फाइनली के की वैल्यू क्या आ जाएगी? फाइनली के इक्वल्स टू 1/t ln r इंफिनिटी माइनस r नोट अपॉन r इंफिनिटी माइनस आर टी। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड वाला केस लिया है मैंने। बाय द वे कभी ऐसा हो, सुन लो मेरी बात, बाय द वे कभी ऐसा हो कि सर फ्रक्टोज मान लो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है कि केवल
फ्रक्टोज ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो यहां से फ्रक्टोज वाली टर्म गायब कर दो, RF नोट को 0 पुट कर दो। ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ग्लूकोज वाली टर्म को 0 कर दो। सुक्रोज ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, उसको 0 कर दो। जो ऑप्टिकली एक्टिव है उससे मतलब है, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है उससे कोई मतलब नहीं है, वो एक्सप्रेशन में नहीं आएगा। जैसे प्रेशर वाले केस में, जब हम प्रेशर वाली बात करते हैं ना, तो केवल गैसेस से मतलब होता है। वहां अगर कोई सॉलिड या लिक्विड है तो उससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं करते। उसी तरह से यहां पर अगर मान लो कोई भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो उसकी कंसंट्रेशन से मतलब नहीं है, उन्हीं की कंसंट्रेशन को कंसिडर करो जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है। राइट बाकी सिंपल रीअरेंजमेंट है, फॉर्मूला पुट कर दो, हो जाएगा। और ध्यान रखना, यहां जब क्वेश्चन आएगा कुछ रोटेशन के डेटा प्लस में होंगे, कुछ के माइनस में होंगे। अगर इनिशियल प्लस है तो फाइनल माइनस, इनिशियल माइनस तो फाइनल प्लस, विथ साइन वैल्यू पुट करोगे। अगर रोटेशन -20 है तो -20 पुट करोगे, +50 है तो +50 पुट करोगे। इवन एक चीज बता दूं, इस पूरे प्रोसेस में एक टाइम ऐसा आएगा जब रोटेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग प्लस फाइनली माइनस। एक टाइम आएगा जब RT की वैल्यू 0 हो जाएगी। वो टाइम भी निकाल सकते हो अगर K पता है तो, यानी जब रोटेशन 0 हो जाएगा, किसी के कारण प्लस किसी के कारण माइनस। पता है ऐसे मिक्सचर को क्या बोला जाता है जब रोटेशन 0 हो जाता है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है लेकिन नेट 0 है, क्या बोलते हो आप इसको? रोटेशन 0 हो गया। हाँ बोलो, कुछ नाम है क्या? यस, रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर, राइट। RT0। तो ऐसे भी क्वेश्चन, रेसिमिक मिक्सचर मतलब RT को क्या कर दो, 0 कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब वापस से थोड़ा सा मैं समराइज कर रहा हूं, क्या डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में इसमें। मतलब कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, ये सब फर्स्ट ऑर्डर के लिए था। प्रेशर रिलेटेड इंफॉर्मेशन P0, PT, P इंफिनिटी, उसको कैसे यूज करना है। टाइट्रेशन रीडिंग, उसमें दो केसेस लिए हैं, H2O2 और एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। दोनों में डिफरेंस पता है क्या था? एसिड के डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 में डायरेक्ट हमने रिएक्टेंट को ही टाइट्रेट कर लिया, तो वो बहुत आसान हो गया कि H2O2 की कंसेंट्रेशन वॉल्यूम ऑफ KMnO4 के प्रोपोर्शनल, तो इनिशियल कंसेंट्रेशन V0 के प्रोपोर्शनल, टाइम T पर VT, यानी आंसर V0 अपॉन VT हो गया। बट जो एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर वाला एग्जांपल था वो थोड़ा टफ था। उसमें क्योंकि हमने प्रोडक्ट को जाके टाइट्रेट किया, तो पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन निकाली, फिर प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन को उन रीडिंग से रिलेट किया, वो थोड़ा टफ हो गया। और उसमें और थोड़ा टफ पार्ट कैसे आ गया, एसिड कैटेलाइज्ड और हो गया। तो पहले हमने वहां पर देखा कि हाँ H प्लस के साथ हमेशा कितना NaOH रिएक्ट कर रहा है, V0। H प्लस के साथ हमेशा V0, राइट। और फिर उससे ज्यादा जो आप डाल रहे हो, V0 से जो ज्यादा डाल रहे हो, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, उससे ज्यादा जो हम डाल रहे थे वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, एसिटिक एसिड के साथ। तो उससे हमें यह पता चल गया कि एसिटिक एसिड के साथ कितना रिएक्ट कर रहा है, V इंफिनिटी माइनस V0, V इंफिनिटी माइनस VT, याद, राइट। और फिर हमने उसको रिलेट किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद करो। ऑप्टिकल रोटेशन में भी कैसे इक्वेशन बननी है सोचो, शीट पर क्वेश्चन है, हर चीज पर शीट में क्वेश्चन है। ये पढ़ने के बाद मैं होमवर्क देता हूं, शीट के क्वेश्चन करो। दिस इज द रियल आइडियल वॉट एवर यू कॉल स्टडी फॉर JEE एडवांस्ड,
कि क्लास में पढ़ो, कंसेप्ट को सीखो, कॉन्सेप्ट क्लास में ठीक ठाक समझ में आता है, थोड़ा हिलता डुलता रहता है, वो तभी स्टेबल होता है जब आप उस पर क्वेश्चंस करते हो। डन। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और इंटरेस्टिंग पार्ट पर आ रहे हैं। अभी ये चैप्टर का इंटरेस्टिंग और चलता रहेगा बेटा। खैर अब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हो, तो थर्मोडायनेमिक्स एक अच्छा खासा लेंदी चैप्टर था। उसके बाद तो ऑब्वियसली वो काफी लेंदी था, उतना लेंदी नहीं है, बट यहाँ छोटी छोटी चीजें जो कि अलग है। थर्मोडायनेमिक्स जो था वो सब कनेक्टेड था, फर्स्ट लेक्चर लास्ट लेक्चर तक कनेक्टेड था, बीच में कहीं ब्रेक नहीं कर सकते हो। यहां ऐसा है, काइनेटिक्स में देखो, जीरो ऑर्डर पढ़ा, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ो, उनमाई पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकंड ऑर्डर पढ़ो या नहीं पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सारे डिसकनेक्टेड चीजें हैं। यहां पर जरूरी नहीं कि ये करना है तभी ये समझ में आएगा, ये करोगे तभी ये समझ में आएगा। तो ये एक अलग चैप्टर है। यहां पर लगता है चलो ये खत्म, ये चालू, ये खत्म, ये चालू। थर्मोडायनेमिक्स इज टोटली डिफरेंट। थर्मोडायनेमिक्स में हर जगह में प्रॉब्लम थी, अब क्या, कैसे आगे बढ़े, गाड़ी को कैसे आगे बढ़ाएं, जो हमारा पर्पस था वो कैसे पूरा होगा, वो एक अलग। जो वहां पर हर जगह पुराना पता होना चाहिए। एंट्रोपी पढ़ने से पहले उससे सारे कुछ लॉजिक क्लियर होने चाहिए। गिब्स एनर्जी पढ़ रहे हो तो उससे पहले सब कुछ आपको आना चाहिए, तब जाके कहीं गिब्स एनर्जी समझ में आएगी। अब यहां पर नेक्स्ट क्या है, मैं उस पर आ रहा हूं। यहां पर अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आयनिक। फिर मजा आएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम। अगेन मजा इसलिए आएगा कि बहुत छोटी छोटी बेसिक चीजों की बातें करेंगे हम। बहुत बेसिक चीजें जो आपको पढ़ी हुई है, जो आपको लगता है सर ये तो सब आता है, सब आता है, सब आता है, बट उन्हीं को फिर से पढ़ेंगे, देखते हैं कितना आता है। नहीं तो आयनिक मजा आएगा, आयनिक में भी देखो उन्हीं को, लेकिन मजा आएगा जो यहां कोई देखो। मूवी देखने में क्या होता है, एक्शन मूवी किनको पसंद है, जिनको एक्शन पसंद है, जिनको रोमांटिक मूवी किनको पसंद आती है, जिनको रोमांस पसंद नहीं, सस्पेंस, एक्शन, थ्रिलर, हॉरर, बहुत सारा होता है। यहां पर बेटा उन्हीं को मजा आएगा जिनको पढ़ने में मजा आता है, वहां की नहीं आएगा। जिनको पढ़ने में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो मजा आ जाता है, क्वेश्चन कोई नया कॉन्सेप्ट सीख लो तो मजा आ जाता है। तो मजा उन्हीं को आएगा जिनको क्वेश्चन करने में मजा आता है। हमारा सिलेबस तो हो ही जाएगा बेटा, काहे की टेंशन है। फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन। अब हम बात करेंगे पैरेलल रिएक्शन की। पैरेलल रिएक्शन का मतलब होता है कि ए जो है साइमल्टेनियसली दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, बी और सी में। इसका रेट कांस्टेंट है K1, इसका रेट कांस्टेंट है K2, राइट। ये दो एक ही कंटेनर में रिएक्शन हो रही है। जैसे कार्बन CO में भी कन्वर्ट होता है, कार्बन CO2 में भी कन्वर्ट होता है, उसी तरह से यहां पर भी ए जो है, एक कंटेनर में आपने ए डाला, कुछ तो बी में चला गया, कुछ सी में चला गया, ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है पैरेलल रिएक्शन। अब आप यहां पर बताओ कि बी ज्यादा बनेगा या सी ज्यादा बनेगा, बी ज्यादा बनेगा या सी ज्यादा बनेगा, तो भाई डिपेंड करेगा K1 और K2 पर। अगर K1 रेट कांस्टेंट ज्यादा है तो B की अमाउंट ज्यादा होगी, K2 ज्यादा है तो C की अमाउंट ज्यादा होगी। हाँ, अगर K1 K2 बराबर हुए, जिसके चांसेस बहुत कम है भाई, तो फिर जितनी बी की अमाउंट होगी उतनी सी की होगी। ध्यान रखना, इन रिएक्शंस को आप ऐसे नहीं लिख सकते कि दोनों को ऐड करके, क्या ऐसा लिख दूं 2A कन्वर्टिंग इनटू B प्लस C, नहीं। क्योंकि अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो इसका मतलब जितना B बनेगा उतना ही C बनेगा, वो तो जरूरी नहीं है। एक ही केस में ऐसे लिख सकते हैं, इफ K1 एंड K2 आर सेम। तो इसलिए कभी भी पैरेलल रिएक्शन को ऐसे नहीं लिखोगे, ये ध्यान रखना। इसी तरह से लिखोगे,
या फिर कभी कभी हम ऐसे लिख देते हैं, खैर ये कुछ अलग नहीं है, ऐसे एरो बना के मोस्टली लिखा जाता है। तो ये तो ठीक है, कौन दो बार ए को लिखे तो हमने ऐसे लिख दिया, बट अदरवाइज ये तरीका और ये तरीका तो सेम है। अब करना क्या है हमें, एक तो यहां पर हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मान लो ये फर्स्ट ऑर्डर ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट ऑर्डर में इंटीग्रेट करना आसान होता है, सेकंड ऑर्डर और इनमें इंटीग्रेट करना मुश्किल होता है। तो इसलिए हम मान रहे हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना, और एग्जाम में भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही आएगा, बाकी ऑर्डर के लिए नहीं आएगा। तो अब यहां पर हमें किसी भी टाइम पर कंटेनर में ए की, बी की, सी की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला पता करना है। ठीक है, कि ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, सी की क्या होगी। तो अगर मैं कहता हूं कि इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन है ए, इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन है ए, उसमें से अगर एक्स रिएक्ट करता है, उसमें से अगर एक्स रिएक्ट करता है, तो क्या इसका भी एक्स और इसका भी एक्स बनेगा? क्या एक्स एक्स बनेगा? नहीं। क्या एक्स बाई टू बनेगा? नहीं। ये तो डिपेंड करेगा कि K1 ज्यादा है या K2। तो मान लेते हैं इसके कितने बने, y, इसमें से x रिएक्ट कर रहा है, ये बन रहा है y और ये बन रहा है z। तो अब यहां पर हाँ, इसका x मोल रिएक्ट करने में इसके y और इसके z बने, तो क्या मैं x y z को रिलेट कर सकता हूं? क्या होगा, x इक्वल्स टू वाई इंटू जेड, वाई बाई जेड, जेड बाई वाई। क्या होगा, x को y और z से रिलेट करना है तो हम्म, x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि अगर ए के मान लेते हैं 5, ए के 5 मोल्स रिएक्ट करते हैं, ए के 5 रिएक्ट कर रहे हैं, बी के अगर 2 बनेंगे तो सी के 3 बनेंगे। राइट, यही होगा। ए के अगर 10 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, बी के 2 बने तो सी के 8 बनेंगे। तो बी और सी के जितने मोल्स बनेंगे उतने ही ए के रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सभी का स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1 है। बी के 1 मोल के लिए ए का 1 मोल चाहिए, सी के 1 मोल के लिए भी बी ए का 1 मोल चाहिए। तो इसीलिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन होगी ये वैल्यूज तो चेंज होगी। तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्व टू डी वाई बाय अपॉन डी टी प्लस डी जेड अपॉन डी टी। y क्या है, किसी भी टाइम पर b की कंसंट्रेशन। z क्या है, किसी भी टाइम पर c की कंसंट्रेशन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, y की जगह डी बी अपॉन डी टी, जेड की जगह c, तो ये हो गया डी सी अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। अब वापस पहले जीरो ऑर्डर पर जाओ, याद करो जीरो ऑर्डर पर मैंने ऐसे लिखवाया था आपको, कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस डी ए अपॉन डी टी, जिसको हमने a माइनस एक्स अपॉन डी टी, और फिर इसको हमने लिख दिया था डी एक्स अपॉन डी टी, जीरो ऑर्डर में किया था। यहां उल्टा करेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी को माइनस डी ए अपॉन डी टी लिखेंगे। मतलब क्या हुआ, ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है, ये ए की रेट ऑफ डिसअपीरेंस है, ये बी की अपीरेंस और सी की अपीरेंस है। यानी ए की रेट ऑफ डिसअपीरेंस जितनी है उतनी बी और सी की अपीयर होने की रेट है। यूं सोच लो, पर सेकंड अगर या पर आवर अगर ए के 10 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो ए की रेट क्या होगी, 10 मोल्स पर आवर। अगर बी की अपीयर होने की रेट 2 मोल्स पर आवर है तो सी की कितनी होगी, 8 मोल्स पर आवर। यानी ए, बी और सी की जो बनने की रेट है उसका सम ए की डिसअपियर होने की रेट के बराबर होगा। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी प्लस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी।
बहुत बढ़िया लिखाया था और याद भी है। नाउ अब यहां पर ये जो ए है वो तो दो रिएक्शन से डिसअपियर हो रहा है, लेकिन बी को तो सी से कोई लेना देना नहीं है ना। बी की केवल मैं बात करता हूं, तो बी को तो केवल K1 से मतलब है, यानी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी इक्वल्स टू K1 इंटू ए एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इक्वल्स टू K2 इंटू ए। यानी बी के बनने की रेट एक तो K1 पर डिपेंड करेगी और उस टाइम पर ए की कंसंट्रेशन पर। सी के अपीयर होने की रेट जो है K2 और उस टाइम पर ए की कंसंट्रेशन पर। हाँ, बी के बनने की रेट भी ए की कंसंट्रेशन पर, सी के बनने की रेट भी ए की कंसंट्रेशन पर। तो यहां पर ये बी के बनने की रेट है, ये सी के बनने की रेट है, ये वैल्यूज यहां पुट कर दें तो K1 K2 ए की टर्म कॉमन आ जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ ए। और अगर अब ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो ये तो एक फर्स्ट ऑर्डर की तरह ही है एक्सप्रेशन, बस डिफरेंस ये है कि फर्स्ट ऑर्डर में केवल के आता है, यहां पर उसकी जगह K1 प्लस K2 आ गया। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करेंगे तो AT इक्वल्स टू A नॉट ई की पावर माइनस K1 प्लस K2T, यानी ये ए की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आ गया, जो कि लग वो वैसा ही है जैसा फर्स्ट ऑर्डर का होता है, बस फर्स्ट ऑर्डर में के, यहां उसकी जगह K1 प्लस K2। इससे एक चीज और समझ में आती है कि दो पैरेलल क्या, फिर तो 10 पैरेलल रिएक्शन हो, बी सी डी ई कितने भी हो, आपको क्या करना है, यही फॉर्मूला लिखना है, K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 करते जाओ, बात खत्म। इनफैक्ट एक वर्ड भी यहां पर हम बोलते हैं के टोटल, और वो के टोटल क्या होता है, K1 प्लस K2 अगर ज्यादा है तो उनको ऐड कर दो। इनफैक्ट यहां पर अगर कोई पूछे ए की कंसंट्रेशन कब हाफ होगी, तो आंसर इज ln2 अपॉन K1 प्लस K2, ये टी हाफ हो गया। यानी सीधा सा है, देखो भाई ए इस रिएक्शन से भी कम हो रहा है, इस रिएक्शन से भी कम हो रहा है, तो नेट K1 प्लस K2 से कम हो रहा है, यूं बोल सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स भी डिस्कस करना ना, जस्ट एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं फिर आते हैं, ज्यादा टाइम तो नहीं बचा बट कर लेते है ना। तो टी हाफ का फॉर्मूला आ गया, ये भी फॉर्मूला आ गया। अभी हमें इसके बाद और किसके फॉर्मूले डिराइव करने हैं, बी और सी के। हिंट दे देता हूं, अभी हम थर्मोडायनेमिक्स को भी कंप्लीट करना है तो उस पर मैं आ रहा हूं। यहां पर अब आपको क्या करना है, इस ए की कंसंट्रेशन को यहां पुट करके इस dt को इधर लाके इंटीग्रेट करना है। यहां से ये AT का फॉर्मूला यहां पुट करके इंटीग्रेट कर दो तो B की कंसंट्रेशन यहां से आ जाएगी, यहां से C की कंसंट्रेशन आ जाएगी। मैं करवाऊंगा लेकिन पहले आप करो, आप खुद इंटीग्रेट करो। ये AT मतलब कंसंट्रेशन ऑफ A है, याद है, AT मतलब कंसंट्रेशन ऑफ A। यहां पुट कर दो, dt को इधर लेके जाओ, इंटीग्रेट कर दो, इसी तरह से B के और C की कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा, करवाऊंगा ये सारे इंटीग्रेशन, बट आज नहीं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का डिस्कशन बाकी है ना, थर्मोडायनेमिक्स का डिस्कशन जेई एडवांस का बहुत टुकड़ों टुकड़ों में हो गया यार वो। मुझे लग रहा है एक दिन एक क्लास रख लेनी चाहिए जिसमें केवल थर्मोडायनेमिक्स का ही डिस्कशन कर ले। अरे भैया आरएनएस इक्वेशन नहीं है, कोई बोल ही नहीं रहा। गौतम सब आएगा, एबीसी की बैलेंसिंग अलग होगी तो भी सब आएगा। S2 भी करेंगे। करेंगे बेटा, इस संडे को तो एक्स्ट्रा नहीं बट लगाऊंगा। क्या करो बेटा, शीट में टाइम तो लगता है। एक छोड़ो, एक क्लास ही अलग रखता हूं यार मैं, ताकि थोड़ा ज्यादा अच्छी तरह से हो पाएगा, उसमें जो किए हैं उनको भी वापस डिस्कस कर लेंगे। संडे को तो नहीं बट इस संडे को तो नहीं बट नेक्स्ट वीक में एक क्लास में लगूंगा जिसमें हम ये सब करेंगे। इस संडे सैटरडे नहीं,
उसके बाद, और आपके पास टाइम मिलेगा तो, क्योंकि कमिंग मंडे को मेरी क्लास नहीं होगी आप लोगों की, कमिंग मंडे को, जो भी मंडे आएगा 24 को नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीक में तैयार। चलो अभी इसको कर लेते हैं। तो अब यहां पर बी की कंसंट्रेशन कैसे आएगी? बी की कंसंट्रेशन तो dB अपॉन dt, वैसे इसके दो तरीके मैं बताऊंगा, के ए इंटू डी टी, इंटीग्रेट करना होगा इसको, तो के वन था, सॉरी के वन, ए की कंसंट्रेशन ए नॉट ई की पावर माइनस के वन प्लस के टू टी इंटू डी टी, इसकी लिमिट 0 से b और यहां 0 से t, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ बी या बी टी, एक ही बात है, ध्यान रख, बी लिखूं या बी टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर अब मैं, ये कोई अलग से नहीं, के वन ए नॉट कॉमन है, ई की पावर माइनस के टी, में इसको इंटीग्रेट करके लिमिट लगा रहा हूं डायरेक्ट, के वन अपॉन के वन प्लस के टू, लिमिट लगा दी 0 से t, तो यह आ जाता है 1 माइनस ई की पावर माइनस के वन प्लस के टू टी। ये हमारे पास बी की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आ गया। बट अब आप सोचो सी की कंसंट्रेशन के फॉर्मूले में क्या अलग होगा, क्योंकि ये चीज तो दोनों में कॉमन है, बी और सी में। सी की कंसंट्रेशन में यहां के वन की जगह के टू है, तो इसीलिए सी की कंसंट्रेशन के फॉर्मूले में केवल एक जगह चेंज आएगा, एक जगह, इस के वन की जगह के टू, के वन प्लस के टू ए नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस के वन प्लस के टू टी। वैसे तो ये दिखने में फॉर्मूला बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसको छोटा बनाना है, तो आपको पता है ये वाली वैल्यू क्या कह सकता हूं इसको, ये जो वैल्यू दिख रही है ये क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, एक्स जिसे आप बोलते हो, हाँ या ना, एक्स जिसे हम बोलते हैं, एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, ए नॉट माइनस ए टी, और यहां पर ए टी की वैल्यू पुट कर दूंगा तो ए नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस के वन प्लस के टू टी। तो छोटा करना है तो इसको ऐसे लिख दो, के वन अपॉन के वन प्लस के टू इंटू एक्स, के टू अपॉन के वन प्लस के टू इंटू एक्स। और यहां से यह भी समझ में आ रहा है कि अगर के वन और के टू की वैल्यू बराबर है तो बी और सी की कंसंट्रेशन भी बराबर होगी। अगर K1 और K2 की वैल्यू बराबर है तो B और C की कंसंट्रेशन भी बराबर होगी। बट अब यही फॉर्मूले बिना इंटीग्रेशन के डिराइव करेंगे हम, उससे याद रखना थोड़ा और आसान हो जाता है, यूनिटरी लगा के, सिंपल यूनिटरी लगा के भी हम ये फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। कैसे वो बता रहा हूं, अब सुनना अच्छी तरह से, क्योंकि अल्टीमेटली हम उसी तरह से करेंगे। तो यहां पर ये जो रिएक्शन थी ए कन्वर्टिंग इनटू बी और सी, इसका रेट कांस्टेंट K1, इसका K2, और क्या कहा था, अगर K1 ज्यादा तो B ज्यादा बनेगा, K2 ज्यादा तो C ज्यादा बनेगा। और ये भी कह सकते हो किसी भी टाइम पर B अपॉन C की कंसंट्रेशन का जो रेशियो होगा वो K1 अपॉन K2 ही होगा, वो K1 अपॉन K2 ही होगा। K1 ज्यादा तो B की कंसंट्रेशन ज्यादा, K2 ज्यादा तो C की कंसंट्रेशन ज्यादा, K1 K2 बराबर तो B और C की कंसंट्रेशन बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर A के K1 प्लस K2 मोल्स रिएक्ट करते हैं, सुनना अच्छी तरह से, अगर इसके K1 प्लस K2 मोल्स रिएक्ट करते हैं तो पता है B के कितने बनेंगे, K1। इस K1 प्लस K2 रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके कितने बनेंगे, K2, यानी K1 प्लस K2 में से इसके बनेंगे K1 और इसके बनेंगे K2। लेकिन अगर इसके केवल एक मोल रिएक्ट करता है, यूनिटरी लगा दूं, इतने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो K1, तो एक मोल रिएक्ट करेगा तो कितना, K1 प्लस K2। इसके कितने बनेंगे, डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। राइट, अगर इसके x मोल रिएक्ट कर रहे हैं
फिर से यूनिटी, यानी इतने रिएक्ट करें तो K1, तो 1 रिएक्ट कर रहा है तो K1 अपॉन K1 प्लस K2, तो X रिएक्ट करेगा तो इंटू एक्स, और X रिएक्ट करेगा तो इसमें भी इंटू एक्स, खत्म। ऐसे याद रखो, यानी याद कैसे रखना है, बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, बी का रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टोटल रेट कांस्टेंट इनटू एक्स। सी की कंसंट्रेशन क्या होगी, सी का रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टोटल रेट कांस्टेंट इनटू एक्स, जहां पर एक्स क्या है, अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेड। समझो इस चीज को, कोई भी चीज के यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है कि ए K1 इज टू K2 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। इसको ऐसे समझो, लेट से आपके पास 100 रुपए हैं और मैं कहता हूं कि अपने दो दोस्तों में उसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर दो, दो दोस्तों में 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर दो। तो कैसे डिवाइड करोगे 2:3 में, यह मत कहना सर कभी नहीं करेंगे। तो 2:3 का रेशियो मतलब क्या होता है, एक दोस्त को कितना दे दो 2/5, दूसरे को कितना दे दो 3/5, यानी एक को 40 दूसरे को 60। 100 रुपए है तो इंटू 100, जितने भी रुपए हैं मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या हो गया, 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना हो गया। 2:3 मतलब 2/5 3/5। अगर K1:K2 के रेशियो में डिवाइड करना है तो एक को कितना देना पड़ेगा, K1 अपॉन K1 प्लस K2, दूसरे को कितना देना पड़ेगा, K2 अपॉन K1 प्लस K2। समझ में आई बात। टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूट होना है, एक्स अमाउंट, तो इसको भी एक्स और इसको भी एक्स। यानी बहुत आसान है फॉर्मूले। ये किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि सर इतने बड़े बड़े फॉर्मूले देखने में बड़े दिख रहे हैं, लेकिन ढंग से याद करोगे तो ऐसा लगेगा। और डेरिवेशन बार बार क्या पढ़ना, सिंपल सा है, ए की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला AT इक्वल्स टू A0 e की पावर माइनस K1 प्लस K2T, याद हो गया। बी की कंसंट्रेशन कैसे निकालनी है, सी की कंसंट्रेशन कैसे निकालनी है। यानी किसी को लग रहा है कि सर इतने बड़े बड़े फॉर्मूले, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है, लगना चाहिए अभी अभी याद हो जाना चाहिए कि यस सर हमें ए की, बी की, सी की, तीनों की कंसंट्रेशन के फॉर्मूले याद हो गए। अभी राइट नाउ इसी मोमेंट पर आंख बंद करो और सोचो, ए की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है, जो फर्स्ट ऑर्डर का वही है, बस उसमें K1 की जगह K की जगह K1 प्लस K2 कर दो। बी की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है, K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू एक्स। सी की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू एक्स, खत्म। ए का, बी का, सी का लगना चाहिए कि हाँ सर ये तो याद हो गए, अरे सर ये तो याद हो गए, बिल्कुल हाँ याद होने चाहिए। खाने की टेबल पर आज यही फॉर्मूले बोलने हैं सारे, हर दिन खाने की टेबल पर जो फॉर्मूले याद करो उनको बोलो। देखो ये बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूं, एक तो घर वालों पे बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है, खाना अच्छा मिलेगा, खाने में हो सकता है कुछ नई नई वैरायटी मिले। खाने की टेबल से पहले कुछ 3-4 फॉर्मूले लिखे जाओ, खट से बड़े बड़े फॉर्मूले, खतरनाक वाले, जिसको घर वाले देख के डर जाए, उन्हें लगे कि यार क्या पढ़ाई हो रही है। फिर देखो आप आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर सब आएंगे। सीरियसली बता रहा हूं। हाँ तरीके बता रहा हूं। और बीइंग ए पेरेंट्स, अब मुझे पता है कि पेरेंट्स को क्या चाहिए होता है, पेरेंट्स को क्या चाहिए होता है वो मुझे पता है। हाँ अपने आप देख लेना, कोई पूछना बंद नहीं कर देंगे। खाने की टेबल पर लेके जाओ और थोड़ा ढंग से पढ़ो, इसमें लगना चाहिए कि पढ़ रहे हो। अरे दौड़ेगा ये तरीका तो, और बड़े बड़े फॉर्मूले, एक बड़ा सा फॉर्मूला लिखो दिखाओ, और सीरियसली बता रहा हूं। और एक और चीज बताता हूं, जिनके पेरेंट्स थोड़ा सा अगर वो ना कि यार हमें, तुम क्या पढ़ रहे हो बताओ, अच्छा ये पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो उन पेरेंट्स को तो डेली ले जाके चलो मेरा ये सुनो, बड़े बड़े फॉर्मूले सुनाओ उनको। सीरियसली बता रहा हूँ, ये वैसे बात बतानी नहीं थी मुझे, मैंने बता दी जोश जोश में आके, ये बात मैंने
जो सब्जेक्ट सबसे उनको बुरा लगता है ना पेरेंट्स को, उसी को कहो कि ये सुनो। वो कहेंगे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर भी कहो नहीं सुनो, फिर भी कहो नहीं सुनो। हाँ, मैक्सवेल की इक्वेशन, वॉन्डरवॉल की इक्वेशन, हाइजनबर्ग या क्या कहते हैं श्रोडिंजर इक्वेशन। बट याद होनी चाहिए बेटा, ध्यान रखना, नहीं तो वाट लग जाएगी फिर मेरे को मत कहना कि भाई सर याद था नहीं, गलत गलत बोल दिया। तो याद करके फिर सुनाना। हम्म। ओके जी, आज के लिए यही तो फाइनली हमारे पास ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन और सी की कंसंट्रेशन तीनों के फॉर्मूले आ गए। आज मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा होमवर्क मैं दे पाऊंगा। ज्यादा नहीं है, बस दो तीन क्वेश्चन S1 में है, 36 से लेके 38। S1 देख लेना, गड़बड़ ना कर दो। O1 में भी 48 से लेके 51 यही है। ठीक है, बाकी थर्मोडायनेमिक्स को कर लेना यार। थर्मोडायनेमिक्स जो बाकी है वो जल्दी से मैं क्लास लगाऊंगा, तो एक बार वापस थर्मोडायनेमिक्स की शीट पर आ जाइए। सोचो थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन स्टार्ट करना है, थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन स्टार्ट करना है, करो वापस। तो वापस से करो सारी थर्मोडायनेमिक्स, वो तभी कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरी बार नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आज वैसे ही होमवर्क कम है, आप थर्मोडायनेमिक्स पे लग जाओ। राइट, या बहुत बढ़िया ध्रुव, कर ली तो अच्छी बात है, एकदम कॉन्फिडेंस आना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स को वापस से स्टार्ट कर दो, वापस से स्टार्ट कर दो। था खासकर थर्मोडायनेमिक्स 2 करोगे तो 1 भी अपने आप हो जाएगी। डिस्कशन हम करेंगे, जल्दी करेंगे। एक दिन पूरा अलग से मैं थर्मोडायनेमिक्स की तुम मान थर्मोडायनेमिक्स की शीट का डिस्कशन नेक्स्ट वीक में रखेंगे। 45 या 1 आवर की एक क्लास रखूंगा जिसमें प्योरली केवल थर्मोडायनेमिक्स का डिस्कशन करेंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है, दीपू का कहना गुरुदेव मैं बहुत सोने लगा हूं, खाना कम खाओ, ऑयली स्टफ कम खाओ, राइस कम खाओ, फ्रूट्स ज्यादा खाओ, सलाद ज्यादा खाओ, नींद कम हो जाएगी। बाय बाय।